Now, Yes, ma'am. okay, thank you. Modern Indian history. So new topic, right? And very important from the aspect of PT and mains both, right? So from before we start the lecture, let's discuss the relevance of modern Indian history in PT and mains both. Anyone of you, have you gone through the syllabus of UPSC, PT and mains? Huh? Yes. From 18th century, mid of 18th century. Okay. See. So modern Indian history is important from the perspective of PT, right? And very important from the perspective of mains, right? And for mains examination, we basically need to start, yes? Okay. We need to start from 750, that time period, right? 750 AD to the present day. That means from that time period to independence, and then from after independence to the present day. But the main part is from 750 to independence. मेनली क्वेश्चन वहीं से आते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन एक दो आएंगे, बहुत रेयर आएंगे. यहां से और इंडिपेंडेंस तक क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. ठीक है, पीटी एंड मेंस बोथ, राइट. देन सी, टू स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम पीरियड we need to understand the background, right? अब यहां से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है. उसके बाद हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. सी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम पे आपने देखा, आपने सुना होगा, जब भी कहीं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जिक्र आता है, द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन द माइंड इज द ब्रिटिशर्स रूल, राइट? The rule of outsiders, Britishers mainly, और various European companies, है ना, ये आती हैं. उनके अलावा फिर और क्या याद आता है? The Revolution of 1857, है ना. उनके बाद क्या याद आता है? बहुत सारे. फिर the struggle of independence, बहुत सारे moments गांधी जी के, है ना, यही सारी चीजें याद आती हैं. ठीक है. But the modern Indian history is not just a sequence of these events, but the modern Indian history is a sequence of changes, right? और मॉडर्न टाइम में जो चेंज हुए ना, वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाले चेंजेस थे, राइट? इससे पहले हमने जो भी चेंजेस देखे, दे टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट हियर वी विल सी चेंजेस. और वो चेंजेस भी कैसे? बहुत ज्यादा इंटेंस चेंजेस ऑन द लार्ज स्केल. और टाइम पीरियड कैसे? बहुत छोटे छोटे टाइम पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं. सो वी विल सी चेंज, we will see awareness, we will see unity, we will see conflicts, right? Conflicts of किस का? यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये दो लीडर्स के बीच में नहीं होगा, दो अथॉरिटीज के बीच में नहीं होगा, दो किंग्स के बीच में नहीं होगा. ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे ना, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडिया पे रूल करने वाली अथॉरिटी, राइट,
द रूलर्स एंड द रूलिंग क्लास. कौन? आम जनता. किसके ऊपर रूल हुआ? लोगों के ऊपर. सो यहां हम कॉन्फ्लिक्ट जो देखेंगे ना, वो देखेंगे किसके बीच में? जो रूल कर रहा है वो, और जो जिनके ऊपर रूल हो रहा है वो. गवर्नमेंट एंड द पीपल. राइट. सो बहुत कम टाइम पीरियड में, ये बहुत लंबी जर्नी है, फ्रॉम 750 टू 1947. So are you ready to discuss this? Okay, good. So let's discuss the background. ठीक है, बहुत ध्यान से केयरफुली समझना है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक. So we will start from the period of Mughals. Right? Period of Mughals. See, in the medieval period, two type of powers are very important to know. First one is the period of Sultanate and then the period of Mughals. पहले सल्तनत आई, राइट, और उसके बाद कौन है? मुगल्स. राइट. और इन दोनों ने ही, सल्तनत ने भी और मुगल्स ने भी, इन दोनों ने ही जो इंडिया का मैप दिखाई देता है ना, समझ लीजिए कि लगभग पूरे इंडिया को उन्होंने कंट्रोल किया. ठीक है. कभी ऐसा हुआ एक्सटेंशन हो गया, कभी वापस से वो जो एरिया था वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो कभी कम कभी ज्यादा टेरिटोरियल बेस कैसा हुआ, कभी इंक्रीज होता रहा, कभी डिक्रीज होता रहा. ठीक है. एंड मुगल्स, बिफोर द मॉडर्न इंडिया, मुगल्स वर द अथॉरिटी, कि हम कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर जिनका रूल चलता हो. ठीक है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ. डायरेक्ट रूल मीन्स कि उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर काम कर रहा हो, एंड इनडायरेक्ट रूल मीन्स कि जिनके सॉवरेनिटी में, जिनके दबाव में, जिनके प्रेशर में कोई और स्टेट्स काम कर रहे हैं. गेटिंग दिस? बट उनको पता है कि यस, यू आर द सॉवरेन, मुगल्स आर द सॉवरेन. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन क्या था, लगभग पूरे हिंदुस्तान पर उनका रूल था. ठीक है. अब मुगल्स में, मुगल्स रूल एस्टेब्लिश किसने किया? बाबर. देन आफ्टर बाबर हुमायूं केम, एंड देन हुमायूं के बाद अकबर आए. ठीक है. अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां, एंड देन औरंगजेब. ठीक है. सो औरंगजेब. So we will start the background from the decline of Mughal power. From the decline of Mughal power. क्यों यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब तक मुगल्स पावर में थे ना, मतलब जब तक सेंटर पावर में था, जब तक मुगल्स पावर में थे, राइट, तब तक ब्रिटिशर्स की भी कभी हिम्मत नहीं हुई, किसी भी यूरोपियन कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पॉलिटिकली कुछ एक्वायर करने का सोचे, या फाइनेंशियली भी कुछ अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने का सोचे. हालांकि मतलब इंटेंशंस उनकी हमेशा से ज्यादा फायदा उठाने की थी, लेकिन जब तक सेंटर पावर में था तब तक वो कभी ऐसी हिम्मत कर नहीं पाए. राइट. सो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है, जो एंड हुआ इन 1707, यहां पे औरंगजेब का जो रूल है वो एंड हुआ. ठीक है. और इस टाइम पीरियड से, इसके बाद से मुगल पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई. Even we can say the decline of Mughals can be traced from the period of Aurangzeb itself. इन्हीं के टाइम से कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. तो बहुत सारे रीजंस हैं, राइट.
economic reasons are there, political reasons, religious reasons are there. इकोनॉमिक रीजंस, अब देखो औरंगजेब से पहले कौन थे? शाहजहां। जब भी शाहजहां का नाम याद आता है क्या आता है? बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स, राइट? सो शाहजहां इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ द ट्रेजरी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। सो बहुत बड़ा अमाउंट मॉन्यूमेंट्स में गया। हालांकि आज वो हमारी धरोहर है, विरासत है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्पायर क्या हुआ? अगर एक तरफ बहुत ज्यादा, अगर एक्सपेंडिचर एक तरफ बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर को तो प्रमोट कर रहे हो, लेकिन एम्पायर सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से थोड़ी ना चलता है। आर्ट एंड कल्चर में इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब बाकी सारी चीजें फुलफिल हो गई हैं, राइट? इफ यू आर हैविंग इन सरप्लस, लेकिन वहां फोकस उधर था। तो बहुत सारा जो ट्रेजरी थी ना, उसके ऊपर बहुत बर्डन था। और शाहजहां के टाइम पर भी बहुत सारी जगह पे बार बार अटैक हो रहे थे ऑन द डेक्कन इंडिया एंड द साउथ। मुगल्स की पावर को डेक्कन इंडिया और साउथ इंडिया तक एक्सटेंड करने के लिए बहुत बार अटैक्स हुए, ठीक है। और उन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेक्कन और साउथ रीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको दी गई थी? टू दैट पर्सन, औरंगजेब। इन्हीं को दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेक्कन और साउथ इंडिया की। तो अटैक्स हो रहे थे बार बार, तो बहुत ज्यादा वॉर में पैसा खर्च हुआ, बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स में पैसा खर्च हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ? ट्रेजरी बहुत ज्यादा लॉस में आई, ठीक है। अब जब ट्रेजरी में लॉस हुआ तो क्या करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? जब आप रेट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज कर दोगे। अब रेट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज करोगे, लोगों के पास कम बचेगा, तो क्या होंगे? देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, रिवॉल्ट्स। वही हुआ। सो यहीं से फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब वो चीज देखने को मिली, क्योंकि वो बेस प्रिपेयर हुआ कब? शाहजहां के टाइम पे। और जब औरंगजेब आए तो इन्होंने आते क्या किया? एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया, और बहुत सारे नए नए टैक्सेस भी लगा दिए। कुछ ऐसे पुराने टैक्सेस, ठीक है, जिनको बीच बीच में बंद कर दिया गया था, उनको भी रीस्टार्ट कर दिया, जिनमें से एक है जजिया, राइट? जजिया वाज द टैक्स ऑन द नॉन हिंदूज, सॉरी नॉन मुस्लिम्स। अब नॉन मुस्लिम्स में फिर बाकी सारी कैटेगरीज आ गई, ठीक है। अब वो सारे टैक्सेशन जो इम्पोज किए गए थे, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक द एम्पायर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट क्या देखने को मिला? रिवॉल्ट्स, नाराजगी, राइट? सो यहां से क्या हुआ? कंडीशन नेगेटिव, राइट? देन पॉलिटिकल रीजन वाज आल्सो देयर, क्योंकि औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के लिए खुद शाहजहां को जेल खाने में डाल दिया था, राइट? और शाहजहां जिसको बादशाह बनाना चाहते थे, दारा शिकोह, उनको मार दिया था, अपने बाकी सारे भाइयों को हरा दिया था, और फिर गद्दी पे बैठे थे, ठीक। जिसको शाहजहां बनाना चाहते थे, ही वॉज वेरी लिबरल पर्सन, और उनको मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम सभी बहुत लाइक करते थे। सो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ हिंदुस्तान ऑफ दैट टाइम पीरियड वाज एक्सपेक्टिंग कि ये दारा शिकोह जो है ये बनेंगे एम्परर, और उन्हीं के फेवर में थी। बट आई विल से according from the perspective of the empire, right? From the perspective of empire, the most ablest person should be on the throne, right? और वो कौन थे? वो औरंगजेब थे। हाँ, किनको? दारा शिकोह को नहीं, लड़ाई में मारा। हाँ, उनको 2 बार हराया। हाँ जी, ठीक है।
ये 4 ब्रदर्स थे। एक बंगाल के साइड में एक तरीके से एज अ गवर्नर संभाल रहे थे, एक गुजरात की तरफ थे, और डेक्कन में औरंगजेब थे, और दिल्ली में अपने मतलब शाहजहां के साथ दारा शिकोह थे। ये 4 ब्रदर्स थे। और जब ये हुआ कि शाहजहां की तबीयत खराब हुई, तो सिर्फ इतना सुन के कि तबीयत खराब हो गई, अब कोरोनेशन होगा, अब किसी ना किसी को एम्परर डिक्लेयर किया जाएगा, तो सब निकल पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे थे, दूसरे यहाँ थे, मतलब ये पूरा, और यहाँ पे कौन थे? औरंगजेब थे, और यहाँ पे कौन थे? शाहजहां और दारा शिकोह। और जैसे न्यूज आई कि शाहजहां की तबीयत खराब है, राइट, तो क्या हुआ? अब इन सब ने सोचा कि अब वी शुड मूव टू दिल्ली। इन्होंने हाथ मिलाए। इन्होंने कहा कि भैया दोनों मिलके जाएंगे, दिल्ली पे अटैक करेंगे, ठीक है, और जो भी हम जीत जाएंगे उसके बाद जितना भी हमें मिलेगा टेरिटरी 50-50। औरंगजेब से यस, ठीक है। दोनों गए, यहां से शाहजहां को पता चला, उन्होंने दिल्ली से आर्मी आई, लड़ाई हुई, औरंगजेब जीत गए। अब शाहजहां को बुरा लगा कि मुगल बादशाह की आर्मी हार गई। किसके थ्रू? रीजनल गवर्नर के थ्रू। भले ही बेटे थे लेकिन थे तो रीजनल गवर्नर ना, उनके पास अपनी आर्मी थी, मुगल आर्मी अपने आप में थी, ठीक है, लेकिन हार गई। फिर इनके साथ वॉर हुआ, इनको भी हरा दिया। फिर आपस में दोनों की बिगड़ गई, इनको भी हरा दिया। एट द एंड फिर इन दोनों की लड़ाई हुई, और यहां से दारा शिकोह जब इनको लगा कि अब हार जाएंगे तो वो भाग रहे थे। फिर उनको पकड़ा गया कि जाओ उनको ढूंढ कर लाओ, पकड़ कर लाओ। सो दारा शिकोह वाज कैप्चर्ड। बैटलफील्ड से निकल गए थे बच के, उनको कैप्चर किया गया। औरंगजेब दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहला काम किया कि जो बादशाह थे शाहजहां, उनको पकड़ के जेल में डाला गया, ठीक है, और फिर खुद गद्दी पर बैठे। और जब दारा शिकोह आए तो कह रहे सबसे ज्यादा ब्रूटली जो किलिंग हुई है वो इन्हीं की हुई है, बहुत ज्यादा। मतलब कहते कि औरंगजेब ने ये प्रेफर किया कि इनको एक बार में नहीं मारना। रियलिटी है ये, इनको एक बार में नहीं मारना, इनको पल पल मरना पड़ेगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए इनकी वजह से मुझे बहुत फाइट करनी पड़ी। और सबसे ज्यादा उनका गुस्सा इसी वजह से था कि लोग उनको फेवर कर रहे थे, दारा शिकोह को। और औरंगजेब ने कहा था कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा जो एम्पायर है, इसको संभालने के लिए कैसा पर्सन होना चाहिए? एबलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा कैपेबल, राइट। तो उनको पकड़ा गया, काफी दिन तक भूखा रखा गया, उल्टा लटकाया गया, फिजिकली एक टॉर्चर उनको किया गया। एट द एंड जब ये हो गया कि बिल्कुल जान निकल गई है, ठीक है, तब उनका सर कलम कर दिया गया। और फिर उसको शहनशाह के पास लेकर गए, बादशाह के पास, कि आई हैव समथिंग फॉर यू। और शाहजहां को लगा कि मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि बस मुझे कुछ मत देना, मुझे तू दारा दे दे, तूने राज संभाल लिया, संभाल ले। वो बहुत ज्यादा लव करते थे उसको, दारा शिकोह। तो उन्होंने कहा वही लेकर आया हूं। और फिर जैसे उन्होंने दिखाया, तो उसके बाद शाहजहां भी ज्यादा दिन तक रहे नहीं, ठीक है। एंड दैट्स हाउ ही बिकम द एम्परर, राइट। अब देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी एक ने जो बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनको खत्म करके गद्दी पे बैठे हों। ये पहली बार औरंगजेब ने नहीं किया था, ये हर टाइम में होता आया था फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। अशोका killed around 100 of his brothers, and we consider him as the great emperor of India.
सो ये पहली बार नहीं हुआ, हर जगह होता आया, इवन इन राजपुताना, कॉन्स्पिरेसी विद ईच अदर, ठीक है, हर जगह ये हुआ। तो ये जो है ना ब्लड एंड थ्रोन, तो थ्रोन पे बैठने के लिए ब्लड तो बहा है, ये हमेशा हुआ। लेकिन यहाँ पे इनको इसलिए इतना ज्यादा मतलब फोकस किया गया, इतना हाईलाइट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जिसको जनता बनाना चाहती थी ना, उनको इन्होंने मार दिया। सो पॉलिटिकली इनको जैसे ही एम्परर बने, ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स, राइट। बहुत सारे लोगों ने इनको डिसलाइक किया, ठीक है, और राजपूत जो अकबर के टाइम से इनके फ्रेंड बने हुए थे, उनके साथ में इनकी दुश्मनी होने लगी। दे ऑल्सो बिकम एनिमीज विद औरंगजेब। सो पॉलिटिकली the situation was also become negative, right? And then religious, from the perspective of an emperor, right, he focused more on the strict rules, right? But the basic difference between the Akbar and the Aurangzeb was कि अकबर ने हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं जिन पर रूल कर रहा हूं वो कैसे हैं, दे आर मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स, majority non-Muslims, right? So the rules and regulations should be liberal, should be almost equal for all. That was his policy, Akbar's policy. But Aurangzeb was Orthodox Muslim, and he preferred all the rules and regulation, law and order, everything from the perspective of Islam. जो कुछ भी शरीयत में था, जो मुस्लिम लॉ कहता था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एम्पायर के लॉज डिसाइड किए, राइट। सो उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस थे उनमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखा। हालांकि ये भी पहली बार नहीं हुआ, ये भी पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि अशोका के टाइम पे अशोका ने खुद क्या किया था, बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। द पॉलिसी ऑफ धम्मा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म। दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी रूलिंग अथॉरिटी होगा उसका पर्सनल बिलीफ जो भी होगा, दैट कैन बी इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस दिख सकता है और दिखा है, राइट। वही चीज क्या हुई, औरंगजेब ने भी फॉलो की, ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑर्थोडॉक्स रूल, राइट, जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे वो थोड़े उस टाइम पे डिस्टर्ब हुए, एंड द सिचुएशन बिकम नेगेटिव फॉर हिम। सो वी कैन से द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब, बट स्टिल ही वाज वेरी पावरफुल, राइट। एंड इनकी जो सबसे बड़ी गलती जो हुई औरंगजेब की, ये तो चलो एज एन एम्परर उनके डिसीजंस थे, लेकिन उनकी एक गलती ये हुई, दिल्ली में पावर सेंटर था, राइट, दिल्ली वाज द कैपिटल, मतलब मेन पावर सेंटर वाज द दिल्ली, राइट। और ये जो रीजन था, ये जो रीजन था, यहां पे इमर्ज हो रही थी एक नई पावर, मराठास, राइट, एंड दे वर फाइटिंग फॉर स्वराज। अब औरंगजेब को इतना पता था कि ये जो मराठास हैं, राइट, दे मेजॉरिटी प्रेफर्ड द गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स। आमने सामने की लड़ाई नहीं होती थी, गुरिल्ला वॉर में ज्यादा एक्सपर्ट थे वो, तो गुरिल्ला वॉर के थ्रू वो बार बार क्या करते थे, रेड्स करते थे, राइट, और फिर अपना मतलब एक्विजिशन वो कर लेते थे, ठीक। तो औरंगजेब को लगता था कि मुझे अगर पूरे हिंदुस्तान पे रूल करना है, ही वाज वेरी एम्बिशियस, ही वांटेड टू रूल इन द एंटायर इंडिया। तो वो सोचते थे अगर मुझे पूरा हिंदुस्तान पे रूल करना है तो मुझे ये जो मराठास हैं इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा,
ठीक है, और उनको कंट्रोल में रखना है तो मुझे साउथ में ही रहना होगा, डेक्कन इंडिया में ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, ही शिफ्टेड हिमसेल्फ, बाकी पावर सेंटर सब दिल्ली में, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ के लास्ट वाले जो रूलिंग पीरियड के जो लास्ट मोर देन 25 ईयर्स हैं, ही स्पेंट ऑलमोस्ट दीज ईयर्स इन डेक्कन इंडिया, महाराष्ट्र में उन्होंने स्पेंड किए। अब सोचो, लंबे टाइम तक बादशाह यहाँ पर है तो नॉर्थ इंडिया तो खाली है ना, भले ही वहां पे मिनिस्टर्स हैं, अदर ऑफिसर्स हैं, लेकिन बादशाह तो कहाँ बैठा है, बादशाह तो डेक्कन में है ना। वो पूरी नजर लगा के बैठे थे इन पे, मराठास पे, और नॉर्थ इंडिया को नुकसान हुआ। नॉर्थ इंडिया को क्या नुकसान हुआ, कमजोर हुआ नॉर्थ इंडिया, और उसका खामियाजा बाद में ये भुगतना पड़ा, ठीक है, कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे अटैक हुए इंडिया में बाद में। लेकिन क्या हो, कोई चीज कमजोर हो जाती है ना, कोई एक एरिया रीजन कमजोर हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एम्परर, राइट। सो साउथ में ध्यान रखा और नॉर्थ को वीक कर लिया, ठीक है। ये औरंगजेब की गलती थी, यही सबसे बड़ी गलती थी। बाकी ये तो एम्परर के नजरिए से सबके अपने अपने डिसीजंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। अच्छा, नाउ आफ्टर औरंगजेब मुगल डिक्लाइन बहुत शार्प हुआ, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, रीजंस और फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। So the first most important one is weak successors, कि आगे औरंगजेब के जो भी सक्सेसर्स हुए वो कैसे हुए, बहुत ज्यादा वीक, ठीक है। अब जब रूलर ही वीक होगा, राइट, तो जो मिनिस्ट्रीज होगी, जो बाकी ऑफिसर्स होंगे, वो कैसे होंगे, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाले। सो द मिनिस्टर्स और द एलीट पर्सन्स ऑफ द कोर्ट स्टार्टेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द एम्परर इटसेल्फ। उन्होंने क्या किया, अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, किस लिए, कि अपने फेवर का राजा बैठना, एम्परर होना चाहिए। और कॉन्स्पिरेसी इतनी स्ट्रांग और हिम्मत इतनी ज्यादा, ठीक है, कि एक एम्परर बैठ रहा है उसको मार मार देते हैं, फिर अपने पसंद का दूसरा बिठा दिया, और जब उसने वो कहना नहीं माना तो थोड़े दिन बाद उसको भी मार दिया, फिर किसी तीसरे को बिठा दिया। सो कॉन्स्पिरेसीज, राइट। देन आउटसाइडर इन्वेडर्स, like Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. After these, weak military and the most important reason was powerful regional officers. पावरफुल रीजनल ऑफिसर्स। अब देखो, जब सेंटर वीक होगा तो जो रीजनल ऑफिसर्स होंगे, डेफिनेटली दे विल रेज देयर पावर, राइट। सो दीज वर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर, राइट। नाउ ये आपने नोट कर ली, इनको नोट करो फटाफट।
नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ, हेडिंग बनाओ, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, rise of regional powers. So after the decline of Mughal power, three type of regional powers emerged in the entire Indian subcontinent. Three type, right? So there are three categories. So the first category is known as the successor states. देखो, successor states. Then independent states and new states. Right. Now, which regional states are considered in this category? Right. So these are Bengal, Awadh, and Hyderabad. Bengal, Awadh, and Hyderabad. Right. Why do we call them as the successor states? See, these were the regional or I can say the provinces, right? ये मुगल टेरिटरी ही थी. बंगाल ये भी मुगल टेरिटरी थी. अवध was also the मुगल टेरिटरी. हैदराबाद was also the मुगल टेरिटरी. ये किसकी टेरिटरी थी? They were Mughals territories. बट जैसे जैसे सेंटर वीक हुआ, जैसे जैसे सेंटर वीक हुआ, इन तीनों रीजन्स में जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे, उन्होंने क्या किया? दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट. सो सक्सेसर है ना, सक्सेसर मतलब अगला वारिस है ना. तो क्या हुआ? थे तो मुगल टेरिटरीज, बट जैसे ही सेंटर वीक हुआ, इन्होंने क्या किया? अपने आप को मुगल से क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. राइट. सो बंगाल, अवध एंड हैदराबाद. देन independent states. So in this category, Rajputs, Mysore were considered as the independent states. Right? Independent. Why these were the independents? Especially the Rajputs were the independents. राजपूत को वतनदार्स भी बोला जाता था. वतनदार्स. वतन मीन्स अपना देश, अपनी कंट्री, अपनी जगह. राइट. वतनदार्स. फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, राइट, जब अकबर और राजपूत ने पॉलिटिकल अलायंस बनाया, फ्रेंडशिप स्टार्ट की, राइट, तो जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स थे अकबर के, उन सबको लीड किसने किया? राजपूत ने. सो दे acquired land for the Mughals, and in return of that friendship, अकबर ने राजपूत को वतनदार्स डिक्लेयर किया. वतनदार्स मीन्स आपकी जो अपनी टेरिटरी है वो आपकी इंडिपेंडेंट है, आपकी खुद की जागीर है, आपका अपना वतन है, वो मुगल के अंडर कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो वतन जागीर्स वर अलॉटेड टू राजपूत्स. वतन जागीर्स. ठीक है, कि आपका अपना रूल है,
ठीक है, रूल रेगुलेशन जो कुछ भी होगा, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली. सो दे वर नोन एज वतनदार्स. एंड मैसूर जो था, ये किससे इमर्ज हुआ था? मैसूर निकला था यहाँ पे विजयनगर से. ठीक है, मिडाइवल टाइम पीरियड का एक ऐसा एम्पायर, जो हिंदू एम्पायर था. इसीलिए विजयनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि सल्तनत, उसके बाद मुगल्स, राइट, दोनों ही कैसे थे? इस्लामिक रूल था. और विद इन द पावर ऑफ इस्लामिक रूल, अ हिंदू रूल एस्टेब्लिश्ड इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया, विजयनगर एम्पायर, राइट. और कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रमोशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ. सो विजयनगर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो विजयनगर से इंडिपेंडेंट हुआ कौन? मैसूर. So these two were considered as independent states. After the decline of Mughals, three type of regional powers emerged. एक कौन सी? सक्सेसर स्टेट्स. सक्सेसर स्टेट्स कौन से? जो पहले मुगल टेरिटरी थे. देन दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट. ये जो पहले से इंडिपेंडेंट थे. एंड न्यू स्टेट्स में कौन आए? न्यू स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट मराठा, then the power of Jat nearby the area of Delhi or Rajasthan, Bharatpur, right, and Sikh, Punjab. New, right. So these were the new states which emerged in the India, in the nation, right. अब देखो, अब आप ये सारे नाम एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, और हम इनके रीजन्स देख लेते हैं, कौन कौन सा एरिया था. और फिर वो जो मैप है ना, उसको आप अपने माइंड में बिठा लेना, क्योंकि यहीं से हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होगा. और यहां से आपको वो लॉजिक समझ में आएगा कि यूरोपियन कंपनीज हु अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड, लिसन केयरफुली, यूरोपियन कंपनीज जो इंडिया में आई किस पर्पज से थी? फॉर ट्रेडिंग पर्पज. बट व्हेन दे विटनेस्ड the neighboring rivalries, then they used their brain. और उन्होंने क्या किया? आपस में लड़ने वालों को आपस में लड़ा दिया, ठीक है, एंड दे बिकम द बादशाह ऑफ हिंदुस्तान. तो ये जो मैप है ना, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए. गुस्सा नहीं करो, अभी आए नहीं है ब्रिटिशर्स, जब आए तब गुस्सा करना. राइट, चलो. So that region was Awadh, this was Bengal, and here the territory of Hyderabad, right. Then Rajputana and some portion of Malwa, right. Then इधर मैसूर, then ये जाट वाला रीजन, ये सिख, ठीक है, और ये रीजन कौन सा? मराठा, राइट. ये मराठा, जाट, सिख. तो ये था इंडिया का पॉलिटिकल मैप उस टाइम पे, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. जो पहले एक ही सॉवरेन अथॉरिटी के अंडर में था, अब वो क्या हुआ? डिवाइडेड इनटू वेरियस पावर्स, राइट. चलो, ये इतना समझ आया है ना? चलो, नाउ वी विल ड्रॉ अ मैप ऑफ वर्ल्ड, राइट. थोड़ी सी मेहनत करो. ये बना लिया? नोट कर लिया? चलो.
यूरोप ऐसे ही बनेगा। ये बीच में थोड़ा गैप कम हो गया, ठीक है, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझना कि ज्यादा गैप है, या थोड़ी थोड़ी बाउंड्री इनकी कम कर देते हैं, अपने हाथ में अभी। ओके, नाउ सी, we will start from the time period of somewhere around 15th or 16th century, ठीक है, and see, in this time period a very powerful empire was ruling in majority portions of North Africa, North and Eastern Africa, right? Majority portions of these areas, these, and majority portions of Europe as well, ठीक है, and that ruling authority or that empire was Ottoman Empire, Ottomans, ठीक है। नाउ एक ब्रीफ हम एक स्टडी कर रहे हैं इस पे, ठीक है। अब समझना आप, फॉर यूरोपियंस ये एरिया अभी है ही नहीं मैप में, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मैप में है ही नहीं। फॉर यूरोपियंस वो ये रूट फॉलो करके, ठीक है, और कहाँ आते थे, टू ईस्ट, राइट, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है, ट्रेड के लिए यूरोपियंस फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, रेड सी होते हुए वो देन अरेबियन सी, और फिर वो ईस्ट में आते थे इंडिया, और जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से वहां पे ट्रेड करते थे, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड इनका बहुत कम था, ये ट्रेड रूट हुआ करता था उस टाइम पे, मिडेवल टाइम्स में ये ट्रेड रूट था मेनली, और यूरोपियंस का ट्रेड यहां तक होता था। और मीडिएटर्स कौन थे, मीडिएटर्स थे अरब ट्रेडर्स। यहां यूरोपियन ट्रेडर्स है, एंड हियर अरब ट्रेडर्स, एंड सी Arab traders were considered as the most important, most popular traders of that time. Arab traders, बहुत ज्यादा नाम था इनका। क्यों इनका नाम था, क्योंकि ईस्ट से जितना भी ट्रेड होता था वो किसके थ्रू होता था, अरब ट्रेडर्स के थ्रू। और जैसे यहाँ आए तो गल्फ ऑफ पर्शिया हो गया, ठीक है, यहां से ट्रेड हो रहा है, यहां से गए, सपोज ये ट्रेड रूट फॉलो किया, ठीक है, पर्शियन गल्फ से एंट्री करते हुए इधर पहुंचे, यहां से जाके फिर यूरोप में गया जो भी सामान था, या वो रेड सी होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, यहाँ पे जो इटली है, इटली के जो पोर्ट्स थे उन पे पहुंचाया सामान, और वहां से यूरोपियन ट्रेडर्स उसको बाकी पूरे यूरोप में सप्लाई कर देते थे। सो मीडिएटर कौन थे, अरब्स, ठीक है। तो जो चीज ईस्ट की थी वो यूरोप पहुंच रही थी थ्रू ट्रेड। अब जैसे ही ये पूरा रीजन, दैट रीजन केम अंडर द पावर ऑफ ऑटोमन्स, ऑटोमन्स के पावर में, जैसे उनके कंट्रोल में जैसे ये रीजन आया, ठीक है, जो पहले किसके अंडर में था, रोमन्स के था। जो यूरोप था, बेसिकली जो ईस्टर्न यूरोप था, वो ईस्टर्न यूरोप किसके अंडर में था, रोमन्स के अंडर में था। तो ऑटोमन्स ने क्या किया, रोमन्स का रूल खत्म किया। ध्यान से समझना, ये
बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अराइवल ऑफ यूरोपियंस तभी समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा, वरना फिर रटोगे कि सबसे पहले पोर्तुगीज देन देश, फिर रटते रहोगे, ठीक है। सो रोमन्स का रूल खत्म किया किसने? ऑटोमन्स ने। और जैसे ही ऑटोमन्स ने ये पूरा ईस्टर्न यूरोप कब्जे में लिया, ठीक है, तो क्या हुआ? ईस्टर्न यूरोप से लोग भागे किधर? वेस्टर्न यूरोप की तरफ, ठीक है। अब देखो यहां से वो क्यों भागे? जब यहां से भागे तो उन्होंने अपनी जान से ज्यादा बचाया अपने रिलीजियस लिटरेचर को। क्यों? क्योंकि दोनों क्या थे? जो पहले रूल कर रहे थे रोमन्स, देवर क्रिश्चियंस, और जिन्होंने बाद में रूल किया देवर इस्लामिक। तो रिलीजन भी अलग अलग थे, पॉलिटिकल पावर भी अलग, रिलीजन भी अलग। तो अब क्या हुआ? अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने कल्चर, अपने अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? ईस्ट से वेस्ट की तरफ भागे। और जब इधर से आए तो बहुत ज्यादा लोग कहाँ रुक गए? इटली में रुक गए। इटली ट्रेड सेंटर भी था, राइट, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस भी था, एजुकेशन सेंटर भी था। तो यहाँ पे आके लोग रुक गए, जो स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स जो बने आगे जाके फिलोसोफर्स, ठीक, वो इस रीजन में आके रहना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ऑटोमन्स के यहां पर कंट्रोल करते ही जो ट्रेड रूट्स थे, दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन्स। ट्रेड रूट कौन से? बोथ, क्योंकि दैट रीजन वाज आल्सो अंडर द पावर ऑफ ऑटोमन्स, और ये भी पूरा ऑटोमन्स के कंट्रोल में। इसका मतलब क्या? यूरोप को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। यूरोप को ब्लॉक कर दिया। अब देखो, अब जो अरब ट्रेडर्स है ना, जो ट्रेड कर रहे हैं, अब वो यूरोप तक चीजें पहुंचा ही नहीं रहे। और अब जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, दे वर नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट विद द अरब ट्रेडर्स, ठीक है। बहुत कम, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। जो थोड़ा बहुत ट्रेड था, ऐसा तो पूरा खत्म कर दिया, ट्रेड होता था वो बहुत एक्सपेंसिव कर दिया। मतलब पॉलिटिकल पावर यहाँ पे ऑटोमन्स की हो गई, हाई टैक्सेस, हाई रेवेन्यू, सब कुछ इतना कि यूरोपियंस के पास चीजों की स्कार्सिटी हो गई। और जब चीजें कम होंगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो रेट्स हाई, राइट। सो यूरोप में ट्रेड का बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस आ गया। और समझो इस चीज को कि यूरोप में एक तरफ ट्रेड का क्राइसिस आ रहा है, ठीक है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, एंड देन दे थॉट कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और ये वो टाइम पीरियड था जब यूरोप में रेनेसा भी साथ साथ में चल रहा था। अब देखो रेनेसा भी कैसे स्टार्ट हुआ, जब ये लोग यहां से यहां शिफ्ट हो गए, ठीक है, एक साथ पूरा जो लिटरेचर था वो सारा इटली की तरफ शिफ्ट हो गया। लोग आपस में मिलने लगे, बात करने लगे, और फिलोसफीज बनने लगी। और इसी टाइम पीरियड पे पेपर इंडस्ट्री एंड देन प्रिंटिंग प्रेस, तो जो फिलोसफर के आइडियाज थे वो क्या हुए? वो स्प्रेड हो गए, राइट। तो वो रेनेसा यहाँ पे स्टार्ट हुआ। रेनेसा के बाद क्या स्टार्ट हुआ? साइंटिफिक टेम्पेरामेंट आया। साइंटिफिक टेम्पेरामेंट के बाद इनोवेशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, और मशीनें आ गई। और जब मशीनरी आई तो क्या हुआ? फैक्ट्रीज आ गई। और जब फैक्ट्रीज आई तो क्या हुआ? पहले 100 लेबर को इकट्ठा करके जितना सामान तैयार किया जाता था, अब 2 मशीनें कर रही हैं वो काम। एक दिन में जितना प्रोडक्शन होता था, ठीक है, अब वो 2 घंटे में होने लगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन कैसा हुआ? ज्यादा। मार्केट है नहीं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। गेटिंग दिस? क्या हुआ? प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग, लेकिन मार्केट एक्सेस है ही नहीं, वेरी लेस, राइट। अब यूरोपियंस ने कहा नाउ दैट्स इनफ, नाउ वी विल फाइंड आउट, वी विल सर्च न्यू वेज फॉर द ईस्ट। प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम यही है। अब हम ईस्ट जाएंगे नए रास्तों से, राइट। यही रीजन है, आप अब समझोगे, यही रीजन है कि क्यों सिर्फ ब्रिटिशर्स, क्यों फ्रेंच, क्यों स्पेनिश, क्यों सिर्फ पोर्तुगीज एंड डच, यही क्यों
आए इस ईस्ट की तरफ, इधर वाले यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं आई? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे तो यही थे। जो इस तरफ होंगे वही तो इस रूट से इधर आएंगे ना। जो इधर थे उनके लिए तो रूट बंद था ना। गेटिंग दिस? सो ये जो यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम नए रास्ते ढूंढेंगे और हम ऐसे ऐसे पूरे कोस्टल रीजन को छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे बढ़ते गए बढ़ते गए, बहुत सारे ऐसे मिशंस निकले। ठीक है, अब दो बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत पॉपुलर हैं। वन इज फॉर वास्को डी गामा एंड दूसरा कोलंबस। कोलंबस आ रहे थे ईस्ट की तरफ, वो बेचारे, उनका नेविगेशन सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ एंड ही रीच्ड टू दिस कोस्ट। ठीक है, और ये पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के ये पहुंच गए यहाँ पे, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ पहुंच गए? 1498 में इधर, एंड कोलंबस इन 1492 इन अमेरिकन कोस्ट। अब जैसे यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा ये तो नया नया है, दिस इज न्यू। ठीक है, अब जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे पूरा कोस्टल रीजन देखा, उन्होंने कहा ये तो नई जगह है। देन ही वेंट बैक, इन्फॉर्म्ड अदर्स, बहुत सारे मिशंस आए। देन दे स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट द कोस्टल रीजन, राइट, एंड दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इन द कॉन्टिनेंट। और फिर पूरे कोस्ट पे चक्कर लगा रहे हैं, और इन्होंने कहा ओ माय गॉड, हाँ, there are two huge land masses, ये these are the new worlds, ये तो नई दुनिया है जिसके बारे में अभी तक पता ही नहीं था। So that's why the North America and the South America were considered as the new world. आप बुक्स में पढ़ोगे, ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखा गया मिलेगा? नई दुनिया और न्यू वर्ल्ड। आज कबूतर भी आईएएस बनेंगे। ठीक है, सो न्यू वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वर कंसिडर्ड एज न्यू वर्ल्ड, क्योंकि इन सब के लिए ही ये नई दुनिया थी, राइट। अब उन्होंने कहा ये तो अच्छा हो गया। अब जैसे ही, अब ये तो एक साइड हुई अमेरिका, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हो गई। ठीक है, एंड द अदर साइड, व्हेन वास्को डी गामा रीच्ड ऑन द कालीकट, जैसे ही वो केरल के कोस्ट पे पहुंचे, कालीकट पहुंचे, राइट, और यहाँ पे जब वो आए तो अपने शिप में उन्होंने क्या क्या रखा? स्पाइसेस, और स्पाइसेस में भी ब्लैक पेपर मेनली, काली मिर्च से भरकर वो जहाज ले गए वापस यूरोप। ठीक है, यही पूरा सेम रूट फॉलो किया एंड ही रीच्ड टू यूरोप। व्हेन ही रीच्ड बैक देयर, और उन्होंने जब वो स्पाइसेस जब वहां पे बेची, तो वहां के लोगों को जब उसका टेस्ट पता चला, और मतलब ऐसे तो थोड़ा स्पाइसेस बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से ही रोमन्स के साथ जो है ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो अब क्या होगा? डायरेक्ट ट्रेड हुआ है, ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचा। ठीक है, और जब वो यहां से गए और यहां जाके उन्होंने वो चीजें जब सेल की, तो उनको समझ में आया, ओ माय गॉड, वी गॉट अराउंड मोर देन 100 टाइम्स ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हमें अरब ट्रेडर्स के साथ होता, तो उससे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गए। तो ये तो बहुत, मतलब डायरेक्ट ट्रेड से, एंड सी, इतना लॉन्ग रूट होने के बाद, इतना टाइम लगने के बाद भी जो प्रॉफिट था वो बहुत ज्यादा था। देन दे थॉट कि अच्छा, अरब ट्रेडर्स तो बड़े अमीर हुए, मीडिएटर्स थे, बहुत प्रॉफिट कमाया उन्होंने तो, है ना। तो अब क्या करेंगे? नाउ हम भी डायरेक्ट ट्रेड करेंगे विद ईस्ट। तो अब जैसे ही पोर्तुगीज को फायदा हुआ ईस्ट में, अब देखो ट्रेड रूट मिल गया, ठीक है, प्रॉफिट भी मिल गया। अब किसी एक कंपनी को अगर, या किसी एक पर्सन को प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, अब क्या होता है? इससे क्या होता है? कंपटीशन रेज होता है। तो
कंपटीशन स्टार्ट हुआ यूरोप में। और कंपटीशन स्टार्ट कहाँ होगा? जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो कंट्रीज थी उनके बीच में कंपटीशन हुआ। अब जैसे, और स्पेसिफिकली देखो, स्पेशली कंपनीज फॉर्म हुई, और जितने भी कंपनीज फॉर्म हुई, चाहे वो ब्रिटेन की हो, स्पेन की हो, फ्रांस की हो, पोर्तुगीज हो, डच हो, राइट, जो भी कंपनीज हो, उन कंपनीज का नाम क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनीज। यहां से ईस्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनीज। सबके नाम क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। बस वो पॉपुलर हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद है, क्योंकि दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेटेड द ट्रेड एंड द पॉलिटिकल। हाँ, होगी, राइट। सो अब देखो, कंपटीशन हुआ कि डायरेक्ट ट्रेड में बहुत प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए क्या हुआ? हर नेशन ने, मतलब मेजॉरिटी, ये जो वेस्ट साइड वाले जो नेशंस थे, इन्होंने क्या किया? अपने अपने एरियाज में जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे उनको मोटिवेट किया, राइट, टू फॉर्म कंपनीज एंड टू ट्रेड इन फ्रॉम द ईस्ट। गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनीज थी, ये ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनीज बट गवर्नमेंट सपोर्टेड। ठीक है, पूरे तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट था, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा, किसी के पास गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम था, किसी के साथ इंटरफेरेंस ज्यादा था। क्लियर? और बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ने क्या किया? ईस्ट मतलब की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। एंड हु वर द फर्स्ट? पोर्टुगीज वर द फर्स्ट, राइट। सो this was the story. We have covered three topics. First one was the decline of Mughals. Then we covered rise of new regional powers. And the third one is the arrival of European companies. Right? Arrival of European companies. क्लियर? इतना समझ आया? पक्का? ठीक है। अब ये तो था arrival of European companies. Now we will discuss how did the British East India Company, specifically I am saying, how did the British East India Company become successful in creating supremacy and dominance, right? Supremacy and dominance. और देखो, supremacy और dominance किस किस पे? Over two type of powers. दो तरह की चीजों के ऊपर सुप्रीमेसी क्रिएट की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, राइट। ये मैप हटा दूं? हाँ हाँ, एक इमेज ले लो। सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Supremacy of British East India Company. See, the British East India Company was formed in 1599. Formation कब हुआ? 1599 में. And that company received charter from the Queen Elizabeth in 31st December 1600.
सो ज्यादातर क्या डेट कंसीडर करते हैं? 1600, बट द फॉर्मेशन वाज डन इन 1599। ठीक है, अब 31 दिसंबर को चार्टर मिला, उसके बाद परमिशन मिली क्वीन से, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ईस्ट की तरफ वो लोग आ गए। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि हाउ डिड दे क्रिएट सुप्रीमेसी, और किस किस पे सुप्रीमेसी उन्होंने क्रिएट की। सो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड सुप्रीमेसी ऑफ अदर यूरोपियन companies. So the first point is they created supremacy over other European companies. यूरोप से सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी आई थी, पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रेंच कंपनी आई थी, राइट, एंड देन डेन कंपनी भी आई थी, डच, डेन, पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, इतने सारे ये कंपनीज थी, यूरोप की कंपनीज थी, इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीमेसी क्रिएट की इंडिया में। सबसे पहले किस किस पे? दो तरह से सुप्रीमेसी क्रिएट की। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर द अदर यूरोपियन कंपनीज की, अगर इंडिया से ज्यादा बेनिफिट हमें निकालना है तो हमें अदर यूरोपियन कंपनीज को इंडिया से भगाना होगा और अपना डोमिनेंस क्रिएट करना होगा ओवर द ट्रेड, राइट। और इस डोमिनेंस और इस सुप्रीमेसी को क्रिएट करने में जो सबसे पॉपुलर है, राइट, वो कौन से हैं, कौन सी बैटल्स हैं? नहीं पढ़ रहा, चलो। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। सी, पोर्तुगीज भी बाहर हो गए थे, ठीक है, डच, डेन ये बहुत छोटे थे इनके सामने, ये छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स थे। ठीक है, अब समझना, देयर वर टू राइवल कंपनीज बोथ फ्रॉम यूरोप। एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रेंच मीन्स फ्रॉम फ्रांस, टू कंपनीज। ठीक है, समझ रहे? दो कंपनीज, एक फ्रॉम इंग्लैंड और दूसरी फ्रॉम फ्रांस। दोनों के जो ऑफिसर्स थे, दोनों के, दे वर वेरी पावरफुल, वेरी एम्बिशियस, वेरी करेजियस, दोनों के। एंड वी कैन से द फ्रेंच वर ऑन द हाई मार्क, द फ्रेंच वर ऑन द हाई मार्क, लेकिन फिर भी फ्रेंच कंपनी हार गई। रीजन इसके पीछे, एक बहुत बड़ा रीजन है इसका कि पावरफुल होने के बाद भी एंड कैपेबल होने के बाद भी फ्रेंच हार गए फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पीछे रीजन क्या हुआ? जिस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी दोनों इंडिया में बैटल्स में इन्वॉल्व थी, एट द सेम टाइम पीरियड इन द यूरोप these two powers, these two nations were involved in the war. यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, किस किस की लड़ाई हो रही थी? यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस। और इंडिया में, इंडिया की धरती पे किस किस की लड़ाई हो रही थी? दोनों की कंपनीज की लड़ाई हो रही थी, राइट। अब यहां पे दोनों कंपनीज लड़ रही हैं। अब सोचो वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन का अगर इम्पैक्ट यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज में, मतलब इंडिया में हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट का फर्क होगा, डिफरेंस होगा। और हुआ ये कि ये जो फ्रेंच कंपनी थी ना, इसके ऊपर फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, उसका कंट्रोल एक्सेसिव था, ज्यादा कंट्रोल था। मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो कहां से कहां जाना पड़ेगा? फ्रांस से पूरा हाँ या ना लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग मोस्टली किसके कंट्रोल में थी? फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। रिसोर्सेज मेनली किसके कंट्रोल में थे? फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। सो दे वर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट।
द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट was high on the फ्रेंच कंपनी। और जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऑटोनॉमस राइट्स उनको दिए हुए थे कि आप अपने बिहाफ पे, आप इतनी दूर हो, वहां के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। सो दे प्रोवाइडेड सम डिसीजन मेकिंग राइट्स टू द कंपनी ऑफिसर्स। और इसी बात का फर्क हुआ, यही डिफरेंस क्रिएट हुआ कि ब्रिटिशर्स बिकम पावरफुल। और इंडिया में एंग्लो फ्रेंच वॉर में हु बिकम विक्टोरियस? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द विक्टोरियस। राइट। सो अब देखो, अब इंडिया का मैप याद करो। इंडिया के मैप में जितने भी यूरोपियन कंपनीज आई थी, पोर्तुगीज, डच, डेन, फ्रेंच, इवन फ्रेंच, सबको भगा दिया गया इंडिया से, सबको कट ऑफ कर दिया गया। अब इंडिया के ट्रेड के ऊपर किसका डोमिनेंस है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट। उसकी सुपीरियोरिटी, उसकी सुप्रीमेसी यहां पे एस्टेब्लिश हुई। अब ये तो था कि अदर यूरोपियन कंपनीज के लिए, एंड सी हाउ, क्या आप किसी और ब्रिटिश कंपनी का नाम सुनते हो इंडिया में? हाँ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पॉलिटिकली इतनी पावरफुल थी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी उनकी इतनी सुप्रीमेसी चलती थी, ठीक है, कि ब्रिटेन में भी, वहां पे भी तो पक्ष और विपक्ष दो होते थे ना। ब्रिटेन, हमने वहां जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा अडॉप्टेड थ्रू ब्रिटेन से लिया है ना। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में झगड़ा होता था, किस नाम पे? कि ब्रिटेन की सिर्फ एक ही कंपनी को इंडिया से प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, वी शुड अलाउ अदर्स टू ट्रेड विद इंडिया। जबकि हर बार क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल जाता था, एक चार्टर एक्ट पास होता था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। कहां पास होता था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट पास होता था। और उस चार्टर एक्ट से क्या मिलती थी? ऑटोनॉमी मिलती थी ऑन द ट्रेड ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑटोनॉमी मिलती थी ऑन द ट्रेड ऑफ इंडिया, कि इंडिया से, ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी ट्रेड करेगी, और वो भी कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना सिर्फ अदर यूरोपियन कंपनीज को हटाया, बल्कि किसी और ब्रिटेन की कंपनी को भी नहीं आने दिया। क्लियर? समझ आए? ओके। ऑन द अदर साइड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड सुप्रीमेसी ओवर, ये ज्यादा खतरनाक है, हाँ। दे क्रिएटेड सुप्रीमेसी ओवर इंडियन rulers. On this side, on one side, they created supremacy over other companies, and on the other side, they created supremacy over Indian rulers. Over Indian rulers. Right? अब दोनों में आप मुझे बताओ, दोनों का फर्क क्या होगा? What were the benefits of these two? यहां के सुप्रीमेसी से क्या बेनिफिट हुआ होगा? एंड दैट सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन रूलर्स रिजल्टेड इनटू व्हाट? क्या रिजल्ट हुआ होगा? क्या बेनिफिट हुआ होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? बिल्कुल कॉमन है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे दिमाग में लगाना कि टफ ही होगा, बहुत इजी है। दोनों के नाम पे भी ध्यान दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। सोचो, कंपटीशन खत्म हो। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन
खत्म हुआ। अब कंपटीशन खत्म हुआ तो क्या हुआ? हाँ, मोनोपोली क्रिएट हुई। एंड चलो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, मोनोपोली। अब मोनोपोली का क्या रिजल्ट हुआ होगा? सिंपल सोचो, when they destroyed their competitors, they created monopoly over the trade of India. पूरे इंडिया के ट्रेड में मोनोपोली हो गई उनकी। अब बताओ, सब तो मैंने बता दिया, अब बताओ। इकोनॉमिक कंट्रोल, ठीक है, जितना भी इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो किसके पास है? इन्हीं के पास। प्रॉफिट एंड कंट्रोल, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि पूरे इंडिया, पूरा यूरोप का जो ट्रेड है, पूरे यूरोप का ट्रेड कौन सी कंपनी संभाल रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कहां से ट्रेड कर रही थी? फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। अब पूरे इंडिया के ट्रेड पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है। तो ना सिर्फ इकोनॉमिक पावर, ठीक है, इंडिया का जो ट्रेडिंग सिस्टम था, पूरा जो ट्रेड था, ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन ट्रेड, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। दे डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड एज वेल। ट्रेडिशनल ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, क्योंकि जब तक इनकी सुप्रीमेसी यहां पर क्रिएट हुई, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी जब तक यहां पे क्रिएट हुई, तब तक यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको समझना, ठीक है। अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, या फिर ये जगह थोड़ी सी यूज कर लेते हैं, फिर बाद में लिख देंगे। अगर आज की क्लास जिस बच्चे ने अच्छे से समझ ली ना, उसके लिए पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगा, उसके लिए पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, ठीक है, और मेनली इन ब्रिटेन, ठीक है, मेनली इन ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इनटू, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई। अब जो काम मैन पावर से हो रहा था, नाउ दैट वर्क स्टार्टेड और दैट वर्क कंटिन्यूड बाय द मशीनरीज। अब मशीनरी से काम होगा तो क्या होगा? टाइम भी बचेगा। अब समझना इससे क्या क्या होगा, अब बताओ। मशीनरी का यूज होगा तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा, लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा। अब समझना, टाइम कम, लेबर कम, प्रोडक्शन ज्यादा, सो प्राइसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, हाँ, प्राइसेस लेस, क्योंकि कॉस्ट कम लगी है। कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही तो होता है ना, एक प्रॉपर कॉस्ट लगती है, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर फाइनल एमआरपी डिसाइड होती है पूरे टैक्सेशन वगैरह के बाद, ठीक है। सो प्राइसेस लेस, प्रोडक्शन हाई, प्राइसेस लेस। अब ये हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, ठीक है। अब प्रोडक्शन ज्यादा है, प्राइसेस कम है, अब उन्होंने क्या किया? यूरोप के मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया।
दे स्टार्टेड सेलिंग देयर फाइनल गुड्स इन द यूरोपियन मार्केट्स। कहां सेल करना शुरू किया? सीक्वेंस समझना, पूरी स्टोरी पूछूंगी मैं आपसे। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, अभी तक बीच में पानी भी नहीं पिया मैंने। ठीक है, सो they started selling their final products in the market of बट आपने ध्यान से नहीं सुना, इन द मार्केट ऑफ यूरोप। पहले किस मार्केट में सेल करना शुरू किया उन्होंने? यूरोप में। अब यूरोप के मार्केट में जो है चीजें बिकने लग गई, ठीक है, कम प्राइसेस पे। अब यूरोप में और भी कॉम्पिटिटर्स रेज हुए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और जगह पे भी हुई। अब यूरोप के मार्केट में वो स्पेस ही नहीं बचा इनके पास कि वो अपने जो गुड्स हैं उनको और ज्यादा सेल कर सकें, क्योंकि यूरोप के मार्केट में क्या आ गई? सफिशिएंसी आ गई। क्यों? क्योंकि और भी कॉम्पिटिटर्स थे, और आप कितनी कितनी चीजें आप एक ही जगह पर सेल कर पाओगे? गेटिंग दिस? सो जैसे जैसे इनोवेशंस हो रही थी, जैसे जैसे डिस्कवरीज हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और हाई मतलब अपने पीक पे जा रहा था, वैसे वैसे प्रोडक्शन वाज आल्सो हाई, राइट? और क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही थी, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही थी, और बोथ कंडीशंस में क्या होता है? यूरोप में अब जगह ही नहीं बची। और अब उन्होंने कहा कि अब जो हमारे जो फाइनल गुड्स है ना, अब उनको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए। सी, पहले भी इंडिया से ट्रेड हो रहा था, लेकिन पहले ट्रेड किस चीज का हो रहा था? मेनली दे वर ट्रेडिंग विद इंडियन गुड्स। एक्सचेंज किस चीज का हो रहा था? इंडियन गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था। इंडिया से चीजें बन के वहां जा रही थी, वहां से चीजें बन के यहां आ रही थी। समझना इस फर्क को, बहुत बड़ा चेंज है ये। पहले क्या हो रहा था? इंडिया की तैयार चीजें वहां, फाइनल गुड्स फ्रॉम इंडिया वर गोइंग टू यूरोप, और यूरोप की चीजें इंडिया में आ रही थी। अब देखो, अब इंडियंस बेचारे सीधे साधे, उनको अपनी चीजें इस्तेमाल करने का शौक, ठीक है। और इंडिया के कॉटन की क्वालिटी वेरी हाई, सिल्क वेरी फाइन। एक और एक फैब्रिक हुआ करता था मुस्लिन, बहुत फाइन फैब्रिक मुस्लिन, राइट, और इतनी बेटर क्वालिटी के साथ, ठीक है। अब इंडिया वाले क्या करें? अब इंडिया वाले अपनी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, उनकी चीजों को कम। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि इंडिया में यूरोपियन जो फाइनल गुड्स हैं उनकी डिमांड्स बहुत कम है। पहले तो पहला स्टेप उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द यूरोपियन मार्केट। सेकंड स्टेप, यूरोपियन मार्केट से बाहर निकल के दे रीच्ड इन इंडिया। अब इंडियन मार्केट में वो अपनी चीजों को सेल करने के लिए आ गए। जब उन्होंने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की, देन दे रियलाइज्ड कि इंडिया में यूरोपियन चीजों की डिमांड्स कम है, इंडिया की चीजों की यूरोप में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये वो सिचुएशन थी बच्चों जब इंडिया वाज इन द प्रॉफिट। ट्रेड में सिचुएशन ये हो गई थी कि इंडिया प्रॉफिट में था और यूरोप लॉस में था, बिकॉज इंडिया से जो फैब्रिक जाता था, कॉटन और ये सारी चीजें जो जाती थी, स्पाइसेस जो जाते थे, वो यूरोप के लोग बहुत पसंद करने लगे। बहुत डिमांड हो गई वहां पे, और जब डिमांड हाई हो जाती है तो प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो अब इंडिया की चीजें वहां पे ज्यादा बिक रही हैं और वहां की चीजें इंडिया में कम बिक रही। अब उन्होंने सोचा अब इसका कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इन्हें इंडिया के फाइनल गुड्स खत्म कर दो। तो उन्होंने क्या, कैसे? उन्होंने कहा हम इंडियन गुड्स के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंडिया के रॉ मटेरियल को उठा के लेके देंगे। वी विल ट्रेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया, फाइनल प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब हम क्या करेंगे? कॉटन फैब्रिक बनाएंगे, इंडिया से बना हुआ नहीं खरीदेंगे, वहां जाके बनाएंगे। Then they started extracting the raw material of India. अब एक बात बताओ, वो इंडिया का ट्रेडिंग कम्युनिटी
वो आर्टिजन क्लासेस, आर्टिजन ग्रुप्स जो फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ एंशियंट टाइम से जो श्रेणीज और गिल्ड सिस्टम था इंडिया का, मिडावल टाइम्स में भी ट्रेड बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया था इंडिया में, राइट। ब्रिटिशर्स ने वो पूरी लेबर क्लास को बर्बाद कर दिया। कैसे? दे एक्सट्रैक्टेड द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने इंडिया में ट्रेड किया, रॉ मटेरियल को ले गए। उन्होंने कहा हम फाइनल गुड यहां से खरीदेंगे नहीं, हम रॉ मटेरियल लेके जाएंगे। रॉ मटेरियल ले गए। अब आप समझना, इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। फोकस इन योर इमेजिनेशन शुड बी स्ट्रांग। अब आप इमेजिन करो, जब उन्होंने रियलाइज किया कि हम लॉस में हैं, इंडियंस आर ऑन द प्रॉफिट, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदना शुरू किया। रॉ मटेरियल ले गए यूरोप, वहां की फैक्ट्री में सामान बन रहा है। फाइनल गुड कहां प्रिपेयर हो रहा है? यूरोप में। बहुत कम रॉ मटेरियल इंडिया में बचता था, बहुत कम, ठीक है। और जो कुछ भी बनता था इंडिया में, वो कैसे बनता था, फाइनल गुड कैसे बनता था? ट्रेडिशनली बनते थे वो, लेबर क्लास, राइट। मैन पावर वाज इन्वॉल्व इन द ट्रेड इन इंडिया। यूरोप में कैसे बन रहा है वो सामान? मशीन से बन रहा है। रॉ मटेरियल, मेजॉरिटी रॉ मटेरियल कहां पहुंच गया? यूरोप। इंडिया में बचा रॉ मटेरियल ही कम बचा। अब रॉ मटेरियल कम बचा तो प्रोडक्शन भी कैसा होगा? वेरी लिमिटेड। अब आप देखो, यूरोप से फाइनल गुड तैयार होकर इंडिया पहुंच गए, इंडिया के रॉ मटेरियल को यूज करके वहां से फाइनल गुड बना के इंडिया के ही मार्केट में ले आए। देखो उनका ब्रेन पावर, देखो हाउ स्मार्ट वर दे। क्योंकि लोगों को तो जरूरतें हैं ना, जरूरतें थोड़ी खत्म हो जाएंगी। दे विल डिमांड, दे विल हैव टू डिमांड। So they created the demand by extracting the raw materials from India, कि हमारी मशीनरी का फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में बिकना चाहिए। अब उन्होंने लाके अपने फाइनल गुड्स लाके इंडियन मार्केट में रख दिए। अब आप एक बात बताइए, जब इंडिया में दो तरह का मटेरियल है, एक ट्रेडिशनली बना हुआ इंडिया में, दूसरा मशीनरी से बना हुआ इंडिया में, ठीक है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बिकेगा? पूरा सोच के बताना। मशीनरी वाला बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि उसका कॉस्ट कम होगा। और वही क्यों खरीदा जाएगा, ये भी बताओ। क्योंकि प्राइसेस कम है, सिर्फ ये ना। ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मटेरियल नहीं है, मतलब फाइनल गुड्स नहीं है। और एक और रीजन था, पता है क्या? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था इंडिया में। जब वो रॉ मटेरियल पूरा ले गए थे, तो जो आर्टिजन क्लासेस थे इंडिया की, दे बिकम अनएम्प्लॉयड। डिस्ट्रॉय हो गया था इंडिया का ट्रेड नेटवर्क। अब जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो लोग बनाएंगे क्या? जब कुछ बनाएंगे ही नहीं तो अर्न क्या करेंगे? जब अर्न ही बहुत कम करेंगे तो वो क्या करेंगे? जो लेबर क्लास थी इंडिया की इन ब्रिटिश टाइम पीरियड, सी कितने पूरे, मैं कह रही हूं पूरे इंडियन हिस्ट्री आज समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो लेबर क्लास थी, द लेबर क्लास विच वाज अर्लियर इन्वॉल्व इन द ट्रेड सिस्टम, नाउ इतने मजबूर हो गए वो, अब कमाए कहां से? अर्निंग तो चाहिए ना। अब बताओ दूसरा तरीका क्या था, कहां जाएंगे वो? अब यूरोप थोड़ी ना चले जाएंगे कि हमारा रॉ मटेरियल लेके हमें भी लेके जाओ। अच्छा अब बताओ वो कहाँ जाएंगे? अब ये मत बोल देना कि मतलब दूसरे देश चले गए हैं। शाबाशी दो से, वेरी गुड, सीरियसली गुड। हाँ हाँ, आपने कुछ पॉइंट बताया था। नहीं देखो, जरूरी नहीं एक ही पॉइंट सही हो, मल्टीपल पॉइंट्स कैन बी करेक्ट ना। हाँ बताओ। हाँ अच्छा, सी जब लेबर क्लास अनएम्प्लॉयड होती है
किसी भी टाइम पीरियड में आप एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इकोनॉमी के दो पिलर्स हैं, एक एग्रीकल्चर, दूसरा ट्रेड। इतना मत खुश हो, अभी एक ही आंसर दिया है, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, ओके लिसन, एक तरफ ट्रेड होता है इकोनॉमी के लिए और दूसरा पिलर क्या है, एग्रीकल्चर। जैसे ही ट्रेड डिस्ट्रॉय हुआ इंडिया का, द लेबर क्लास, द ह्यूज मास शिफ्टेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। किधर शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए। इससे भी ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही आ रहा था। अब उन्होंने कहा ये तो डबल बेनिफिट हो गया। अब इतना लार्ज स्केल पे अब लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए, तो अब वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर बेस बढ़ाएंगे ना, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन क्रिएट हो गया। गेटिंग दिस? अब उस बर्डन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टू ऑप्शंस आर देयर, ईदर दे विल एक्सटेंड द एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, एग्रीकल्चरल एरिया इंक्रीज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, न्यू इक्विपमेंट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट, बेटर इक्विपमेंट्स, इन सब की वजह, इन सब से क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो या तो लैंड मास बढ़ाएंगे या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और दोनों ही केस में प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना रॉ मटेरियल होगा, जितना रॉ मटेरियल होगा सारा यूरोप जाएगा, यूरोप जाएगा फाइनल गुड बनेगा, फाइनल गुड बन के इंडिया में ही आएगा। अब ये सारे बन जाएंगे रूरल क्लास और हम रह जाएंगे अर्बन्स। कितने स्मार्ट थे वो, है ना, है? इंडिया में कितने बड़े बड़े धुरंधर होंगे उस टाइम पे, सबको फेल कर दिया उन्होंने। ऐसी बात थोड़ी है कि उस टाइम पे ब्रेन नहीं होगा, बट स्ट्रेटेजिक ही मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी उन्होंने ऐसी बनाई अपनी हर तरीके से। अभी तो हम सिर्फ इकोनॉमिक सुप्रीमेसी डिस्कस कर रहे हैं। आप आपको बुरा लगेगा जब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। ठीक है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को गरीब कैसे बनाया, गोल्डन स्पैरो से गरीब कैसे बनाया उन्होंने। अब कुछ लोग कहते हैं, देखो एक बात हमेशा याद रखना, इंडिया विटनेस्ड आउटसाइडर इन्वेजन्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, इवन आर्यंस भी बाहर से आए थे। Those Aryans who composed the Vedas, they also came from outside. वो आके इंडियन हो गए, हमने उनको इंडियन कंसिडर कर लिया। उनके बाद चाहे इंडो ग्रीक्स हो, शाकाज हो, कुशाणाज हो, हमने सबने इंडियंस कंसिडर कर लिया, है ना। उनके बाद भी जो आए उनको भी इंडियन कंसिडर कर लिया। देन इन मिडाइवल पीरियड्स में अलग आइडेंटिटी के साथ जब इस्लामिक रूलर्स इंडिया आए, दे ऑल्सो बिकम इंडियन, राइट। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जब मॉडर्न टाइम्स में जब ब्रिटिशर्स या जब आए यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने जब अपना सुप्रीमेसी क्रिएट करना शुरू किया, तो फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम हु वर ओरिजिनली आउटसाइडर्स, टेल मी, कौन थे जो ओरिजिनली आउटसाइडर्स थे? ब्रिटिशर्स वर आउटसाइडर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया से जो कमाया वो अपनी कंट्री लेकर गए। ब्रिटिशर्स से पहले जितने बाहर से आए उन्होंने इंडिया में ही कमाया, इंडिया में ही लगाया, यहीं पे घर बनाया, यहीं पे रहे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे अर्नड फ्रॉम इंडिया एंड दे शिफ्टेड द बेनिफिट टू देयर होम। उन्होंने कभी इंडिया को घर कहा ही नहीं। सो दे वर ओरिजिनली आउटसाइडर्स। सो अब कुछ लोग जो कहते हैं ना कि नहीं, मिडाइवल पीरियड में तो इंडिया में कोई फायदा ही नहीं हुआ, इस्लामिक रूलर्स ने तो बर्बाद कर दिया था, तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और ब्रिटिशर्स ने गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया जैसे भारत को बर्बाद कर दिया था, तो ये बताओ सोने की चिड़िया बनाया किसने था?
बेटा ये नाम बाहर मत लेना, क्योंकि देखो उन्होंने तो नहीं बनाया था। लेकिन सोने की चिड़िया इंडिया किससे बना था? एंशियंट में भी बना और मिडाइवल में बना। मिडाइवल टाइम्स में बर्बाद नहीं हुआ था, आबाद ही हुआ था, इंक्रीज ही हुआ था। हाँ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थोड़े कम थे एज कंपेयर टू द मॉडर्न टाइम्स। अच्छा, अभी उस पॉइंट पे नहीं जाते, अभी हम यहीं पे आते हैं। वो सोना छुपाना, मंदिर वंदिर, ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है? घरों में भी छुपाते थे लोग सोना, ठीक है? चलो वो, हाँ तो छुपाते होंगे कुछ लोग, ठीक है? सो ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. So that's how they destroyed the trade network of India, right? And they created economic supremacy over India. Economic supremacy over India. ठीक है? अब देखो कैसे उन्होंने पूरी लेबर क्लास को उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने किसी को मतलब फोर्सफुली उन्होंने भेजा क्या काम करने के लिए? नहीं, लोग खुद शिफ्ट हो गए ना, मजबूरी हुई, शिफ्ट हो गए। अब उसका ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ। अब देखो ब्रिटिशर्स का दिमाग और ज्यादा, अब उन्होंने सोचा कि अब इतने लार्ज स्केल पे जो लेबर क्लास है, एंड दैट लेबर क्लास इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या चाहिए? व्हाट वी वांट? वी वांट रॉ मटेरियल। तो इंडिया में एग्रीकल्चर वही होना चाहिए जिसकी डिमांड यूरोप की इंडस्ट्रीज को हो। मतलब अगर वहां पे चाय बनानी है तो इंडिया में टी प्लांटेशन होना चाहिए। अगर वहां कॉफी बननी है तो इंडिया में कॉफी के प्लांट्स होने चाहिए। अगर वहां कॉटन बनेगा, कॉटन फैब्रिक बनेगा, तो कॉटन का प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर वहां पे नील, इंडिगो बनेगी तो इंडिया में इंडिगो का प्लांटेशन होना चाहिए। तीन कठिया सिस्टम, आगे पढ़ोगे आप, मूवमेंट, रिवॉल्ट पढ़ोगे आप। तो इंडिया में किस जगह पे किस चीज का प्रोडक्शन होगा ये भी कैसे डिसाइड हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूरोपियन इंडस्ट्रीज। अब देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, थिंक अबाउट दैट पॉपुलेशन, यूज योर इमेजिनेशन, कि इंडिया की पॉपुलेशन जिसको उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए ना, है ना? वो नई नई चीजों के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है? उनको जरूरत तो किसकी? फूड ग्रेन्स की है, और वो कैश क्रॉप्स में लगे हुए हैं। फूड स्कार्सिटी, हाँ, फूड स्कार्सिटी हुई ना। और यही रीजन है कि इंडिया में फूड स्कार्सिटी का लेवल वो था, इतनी गरीबी इसीलिए थी, लोग इतने, जो जो माल नरिशमेंट की जो बात आती है इंडिया में, क्यों है वो बताओ? उनकी रूट से ब्रिटिश टाइम की है। फिर खाने के लिए कम और काम करने के लिए ज्यादा, ठीक है? और यही रीजन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम फूड ग्रेन्स के लिए अमेरिका और यूरोप पे डिपेंड थे। ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना सिर्फ ट्रेड नेटवर्क का था, दे इवन डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एज वेल। कि इंडिया जिसमें एग्रीकल्चर इतने लार्ज स्केल पे होता था, वहां पे भी फूड ग्रेन्स की मतलब जो कमी होती थी उसको पूरा करने के लिए यूरोप और अमेरिका से फूड ग्रेन्स आते थे। ऐसा भारत छोड़कर गए थे ब्रिटिशर्स। और आज हम कहते हैं कि जिन्होंने देश को आजाद कराया उन्होंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा ये, ठीक है? तो अभी इसको इकोनॉमी पे, हिस्ट्री पे रहने देते हैं, ठीक है? सो दैट वाज द इकोनॉमिक condition, and that's how the Europeans and specifically the Britishers created their supremacy. Clear?
कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट? अब देखो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, कुछ टाइम अब क्या इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकली जो इंडियंस थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, सब बताओ। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियंस डिक्रीज्ड। अब इकोनॉमिक कंडीशन डिक्रीज होगी, सोशल स्टेटस ऑफ इंडियंस, मेजॉरिटी इंडियंस आल्सो डिक्रीज्ड। अब एक और पॉइंट बताओ, जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्वड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज द लेबर, so the requirement of education was very less, decreased. जब डिमांड ही नहीं है एजुकेशन की तो एजुकेशनल सेंटर्स कितने होंगे, वेरी लेस एजुकेशन सेक्टर्स। अब जब सोशल स्टेटस डाउन है, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, लिटरेसी रेट वाज आल्सो डाउन, ठीक है, तो क्या होगा, लोगों के पास अवेयरनेस कैसी होगी, बिल्कुल कम। कैसी होगी अवेयरनेस, बिल्कुल कम। और जब पब्लिक अवेयर ही नहीं है, when they were not aware about their rights, कि as a human being, as a citizen, we are having some rights, they were not aware about this, so वो लड़े किससे? क्योंकि उनको तो ऐसे लग रहा था पहले जैसे राजा महाराजा रूल करते थे, अब अंग्रेज रूल कर रहे हैं। वो थोड़े अच्छे थे, वो हमारे बारे में सोच लेते थे, ये तो बस अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, फर्क है, ज्यादा बुरे हैं। यही तो रीजन है कि उस टाइम पीरियड का अगर आप गूगल करोगे लिटरेसी रेट ऑफ दैट टाइम पीरियड, आपको समझ में आएगा कितना कम था। एग्जैक्टली, एंड सी एजुकेशन वाज डाउन, इकोनॉमिक कंडीशन वाज डाउन, सोशल स्टेटस वाज आल्सो डाउन, ठीक है। अब इतने हार्श सिचुएशंस में लोग काम कर रहे हैं, दे वर नॉट हैविंग गुड, मतलब अच्छी फूड फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा होगा, लो होगा। सैनिटेशन कैसा होगा, वो लेवल भी कैसा होगा, वेरी लो। जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है ना, तो इंसान क्या करता है, और ज्यादा तो क्या ऐसे एरियाज में शिफ्ट होता चला जाता है जहां पे एकदम कम कॉस्ट पे वो रह सके। और जहां एकदम कम कॉस्ट होगी वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे, जहां ज्यादा लोग होंगे वहां पे पानी की भी कमी, शॉर्टेज होगी, खाने की भी शॉर्टेज होगी, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज होगी। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रही हूँ, वहां पे सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होगी। और वो जो कंडीशन होगी वो हेल्थ वाइज लिवेबल है कि नहीं है, बताओ? नहीं है। और जब हेल्थ वाइज ऐसी कंडीशन, ऐसा एनवायरनमेंट लोगों को मिलेगा, तो डिजीज का इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे आप देख लो, बिहार, बंगाल, ओडिशा वाला रीजन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ एरियाज को छोड़कर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये वो एरियाज थे, स्पेसिफिकली यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, ये वो रीजन्स थे, दे वर एग्रीकल्चरली मोस्ट प्रोस्पेरस, मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलस एरिया ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन, तो जहां ज्यादा एग्रीकल्चर वहीं ज्यादा पॉपुलेशन, जहां जितना ज्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा डेंसिटी, वहां चीजों की उतनी स्कार्सिटी, वहां जितनी ज्यादा चीजों की स्कार्सिटी, वहां पे लोगों, वहां पे क्या होगा, चीजों की उतनी ज्यादा कमियां, लेवल उतना ही ज्यादा कम। आज भी सैनिटेशन में, बीमारी में, एजुकेशन में, अवेयरनेस में कुछ स्टेट इतने कम क्यों हैं? क्योंकि रूट्स पहले बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो समझ में आ रहा है ब्रिटिशर्स रूल का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। अब ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो ब्रिटिशर्स जो जो मतलब बड़ी बड़ी बंदूकें लेके, पिस्टल विस्टल लेके खड़े होते थे और वहां बेचारे गमछा डाल के, ठीक है, खड़े होकर हम तुम्हें भगा देंगे। और फिर भी उन्होंने वो किया, सो हेड्स ऑफ टू देम, राइट। सो ये था इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश
रूल। समझ में आया? तो जब ऐसी मतलब इतनी नेगेटिव सिचुएशन जब क्रिएट होने लगी, सो द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। अब रिवॉल्ट करेंगे तो क्या होगा? कोई लीडर होगा। अब लीडर कैसे होगा? लीडर को पता भी तो होना चाहिए ना कि समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग विद अस, कुछ गलत होगा तभी तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे ना। तो गलत हो रहा है ये कैसे पता चला उनको? एजुकेशन होनी चाहिए अवेयरनेस के लिए। तो ये एजुकेशन कहाँ से आई? जो एलीट क्लास के जो लोग थे इंडिया के, एलीट क्लास अब सोचो कौन होंगे? जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, राजघराने के लोग थे। अब इंडिया में माहौल अच्छा नहीं था, ब्रिटिशर्स ने कहा एक काम करो, इनको ब्रिटेन भेज दो पढ़ने के लिए, इनका खर्चा ब्रिटेन उठाएगा, इनको भेज दो। क्योंकि वहां से इनका अब उत्तराधिकारियों को सबको ब्रिटेन भेज रहे थे, तभी तो कब्जा करेंगे ना। समझ रहे हो ना? देखो माइंड देखो उनका, कि जितने सक्सेसर्स पॉसिबल थे उन सबको कहां भेज रहे थे? गो टू ब्रिटेन, गेट गुड एजुकेशन एंड सिविलाइज्ड होके आना। क्या होके आना? सिविलाइज्ड होके आना। अब उनका माइंडसेट देखो कि यहाँ ये पढ़ जाएंगे अकेले, इनके ऊपर कंट्रोल करो। बच्चे सारे वहां चले गए, ठीक है। वो ब्रिटेन में पढ़ेंगे, तो जब वहां रह के वहां पढ़ेंगे तो एनवायरमेंट कहाँ का अडॉप्ट करेंगे? ब्रिटेन का। कल्चर कहाँ का अडॉप्ट करेंगे? ब्रिटेन का। लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे? ब्रिटिश। सोसाइटी कौन सी अच्छी लगेगी? ब्रिटिश। फेवर किसका करेंगे? ब्रिटेन का। काम किसके आएंगे? ब्रिटेन के। आपको पता है उन्होंने घरों को तोड़ दिया। दे नॉट जस्ट यूटिलाइज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, they utilized the human brains as well. वहां से हाँ ब्रिटिशर्स मतलब एक तरीके से ब्रिटिश माइंडसेट वाले लोग तैयार कर रहे थे इंडिया से ले जा। इसीलिए आप देखना शुरुआत में जितने भी मूवमेंट्स हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, उनमें जो एजुकेटेड क्लास थी इंडिया की, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बहुत कम किया पार्टिसिपेट। दे वर फेवरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो लोगों को क्या समझा रहे थे? ब्रिटिश रूल इज गुड, बेनिफिशियल फॉर यू, आपके फायदे के लिए है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे खुरापाते निकले जिन्होंने सच में बहुत मतलब ग्रेट उनका कंट्रीब्यूशन है। वो वहां गए, उन्होंने वहां सीखा, वहां का सोसाइटी वहां की उन्होंने देखी। वहां उन्होंने देखा कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कितना राइट देती है। दे वर हैविंग राइट्स, कि यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट के लिए किसी भी इंडिविजुअल को गवर्नमेंट किस लेवल तक सपोर्ट करती है। समझ रहे हो? किस लेवल तक सपोर्ट करती है। हम ब्रिटेन में हैं, ब्रिटिश राज में हैं, एंड वी आर एंजॉइंग दैट मच लिबर्टी फॉर डेवलपमेंट। बट एट द सेम टाइम इंडिया में भी ब्रिटिश राज है, लेकिन इंडिया में लिबर्टी कुछ नहीं है, इंडिया में फैसिलिटीज कुछ नहीं है, इंडिया में राइट्स हैं ही नहीं। तभी तो उन्होंने जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? दिस इज नॉट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि इंडिया में जो हो रहा है वो ब्रिटिश रूल है ही नहीं। क्योंकि ब्रिटिश रूल तो बहुत अच्छा है ब्रिटेन में। ब्रिटिश रूल अपने सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज नॉट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कंपनी का रूल है। और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने वही सारी चीजें, वही अवेयरनेस उन्होंने अपने लोगों में फैलाने की कोशिश की। जब इंसान जब बाहर से सीख के आता है तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे बाहर वाले होते हैं, और कुछ लोग कैसे होते हैं, उनका मन क्या होता है कि मैं अकेला अच्छा ना रहूं, मैं वापस जाऊं और अपने लोगों की लाइफ को भी थोड़ा सा इजी बनाऊं। सो उनमें से कुछ थे जो बाहर से सीख के पढ़ के आए और उन्होंने सोचा कि अब हम इंडिया वापस जाके इंडियन सोसाइटी को बेहतर बनाएंगे।
And then in India they raised voice for education. वही लोग थे जिन्होंने एजुकेशन के लिए वॉइस उठाई, वही लोग थे जिन्होंने कहा कि इंडिया में इतनी सारी सोशल इविल्स हैं, इनको खत्म करो, इतने इनह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उनको खत्म करो। बिकॉज वहां जाके वो क्या सीख कर रहे थे? ह्यूमन राइट सीख कर रहे थे। इवन ब्रिटिशर्स ने जब पहली बार इंडिया में सती देखा, जब पहला केस देखा उन्होंने सती का, उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक जिंदा इंसान को जलाया जा रहा है एक मरे हुए इंसान के साथ, एंड दे आर कंसीडरिंग इट एज अ सोशल प्रैक्टिस। रीति रिवाज है जी, थोड़ी देर बाद ये देवी बन जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कोई ये क्या होगा इनका बाद में वो तो पता नहीं है, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, that is inhuman behavior. And then they called Indians as uncivilized. You are uncivilized persons. आप एक जिंदा इंसान को जला रहे हो, इससे ज्यादा और क्या ही हम मिसालें दें आपकी अनसिविलाइज्ड होने की? उन्होंने ऐसा कहा। और फिर जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड क्लास थे इंडिया की, उन्होंने क्या किया? दे जॉइंट हैंड विद द ब्रिटिशर्स, राइट। और हमें सच में थैंक यू बोलना चाहिए उन लोगों को और उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी, जिन दोनों ने मिलके इंडिया की बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस को बैन किया। आपको पता है फीमेल फर्टिसाइड का केस जो है ये बाद में इतना ज्यादा क्यों बढ़ा? फीमेल फर्टिसाइड मीन्स, हाँ, मतलब इंसान को बाहर आने से पहले खत्म कर दो, है ना, पता चले तब। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बाहर आने के बाद खत्म कर देते थे। और तरीके भी बड़े अच्छे अच्छे होते थे, जो मटके होते जिनमें पानी भर के रखते थे उनमें भर भर के कुएं फेंक देते थे। हाँ, ट्रू। Then the educated class of India with the help of British government, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे उन्होंने पास की, लॉ बनाए, ठीक है, और उन्होंने इसको गलत कंसीडर किया। इवन चाइल्ड मैरिज को भी, के लिए भी उन्होंने क्या किया, फिर उसको बैन करके रूल बनाए, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट। वो हम बाद में देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के बेनिफिट्स क्या हुए, पॉजिटिव्स क्या क्या हुए। अभी हमने ये देखा कि इकोनॉमिकली सुप्रीमेसी कैसे उन्होंने क्रिएट की। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं? सो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी कल डिस्कस करें, हाँ, क्योंकि इट विल टेक टाइम, समवेयर अराउंड 40 मिनट्स एटलीस्ट, तो 8 बज जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, अब सुनो, जो एक है आपकी न्यू एनसीईआरटी, एक है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, हम कंबाइनली लेकर चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए कंबाइनली दोनों एनसीईआरटीज को कंप्लीट करेंगे। एंड यू विल सी, जो ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है, ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी के मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, वो 3 या 4 चैप्टर, मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ दीज 3 to 4 चैप्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फैक्ट डिस्कस नहीं किए, बट वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज 3 to 4 चैप्टर्स। ठीक है, हाफ पोर्शन ऑफ दीज 3 to 4 चैप्टर्स, राइट। इसके फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स मैं आपको लिखा दूंगी, ठीक है, कल इसके फैक्ट्स लिखाऊंगी। एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी डिस्कस करके, और जितना भी आज हमने पढ़ा है उसका हम जो फैक्ट है वो लिख लेंगे। तो आपके नोट्स भी बनेंगे, आपके जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, उसी से उठा के मैं आपके नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है, तो वो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। एंड आप देखना, इसी से, मतलब क्लासेस से, इन्हीं लेक्चर्स से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। बस इतना एक आपको काम करना पड़ेगा,
अगर आप वो रिजल्ट चाहते हो ना कि आप क्लास से जब बाहर निकले तो आप मतलब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के काबिल आ जाएं, जबकि आप सिर्फ एनसीईआरटी कोर्स में हैं, तो एनसीईआरटी लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो तो आप करेंगे करेंगे, इवन कुछ लेवल तो आपका बहुत हाई हो चुका होगा। ठीक है, तो तरीका मेरा यही रहेगा पढ़ाने का, लेकिन आप लोगों को एफर्ट ये लगाना पड़ेगा, क्लास में फुल फोकस। आपने कुछ भी मिस किया, जिसने जो मिस किया वही पेपर में आएगा, सुन लो, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, तो मिस मत करना, जो क्लास में डिस्कस हो रहा है ना पेपर वहीं से आएगा, ये समझ लो, तो मिस कुछ नहीं करना। हाँ, पर मैं इतना कह रही हूं, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ना, जो हम पढ़ेंगे वहीं से पेपर आ जाएगा आपका। इसीलिए कह रही हूं कि बिल्कुल भी आउट ऑफ फोकस मत जाना। इमेजिनेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। जब आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा ना, आप सुन रहे होंगे, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, और आप एट द सेम टाइम जब आप विजुअलाइज करोगे उस सिचुएशन को, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, आप आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड मिलेंगी। डायरेक्ट फैक्ट आपको मिल जाए आंसर में, दैट इज वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। ठीक है, और डोंट वरी, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपसे आंसर्स भी निकलवाएंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कितने थे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कितने थे। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा जो डिस्कशन होता है क्लास में, जो डिस्कशन हुआ हमारा इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को लेके कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्यों लोग एग्रीकल्चर में इतनी भीड़ हो गई, क्यों इंडिया की जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी हो गई, है ना, रूरल इकोनॉमी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब वहां हुए। ठीक है, वो सारी चीजें जो है, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ रहे हो, तो बहुत ध्यान से, बहुत फोकस से आपको काम अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, गुड लक, थैंक यू।